हेलो एंड नमस्कार। ट्यूटोरियल के इस दूसरे पार्ट में मैं बैच नॉर्मलाइजेशंस पर डिस्कशन करूंगा। इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि बैच नॉर्मलाइजेशंस को हम लोग एक्चुअल में कैसे अप्लाई करते हैं, इसका यूज करके बैक प्रोपेगेशन कैसे किया जा सकता है, इसका क्या डिमेरिट्स होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, जैसा कि हमने पहले बताया था कि ट्रेडिशनल डीप लर्निंग आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हमारे पास एक इनपुट लेयर होता है, एक फाइनल आउटपुट लेयर होता है, एटलीस्ट एक फाइनल आउटपुट लेयर होता है। उसके बाद इन बिटवीन मल्टीपल लेयर्स होता है और हम क्या करते हैं, जो भी आउटपुट होता है उसका जो आउटपुट होता है एक लेयर का, उसको एज ए इनपुट दूसरे लेयर में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया विदाउट बैच नॉर्मलाइजेशन का। लेकिन जब हम बैच नॉर्मलाइजेशन यूज कर रहे हैं तो ये आउटपुट डायरेक्टली यहाँ नहीं जाएगा। ये बैच नॉर्मलाइजेशन कंप्यूट होने के बाद, हर आउटपुट कंप्यूट होने के बाद सपोज ये जाएगा यहाँ पर, मतलब ये यहाँ से निकलने के बाद, कंप्यूट होने के बाद ये वाई ही जाएगा। तो इस तरह से ये हर लेयर में होगा। तो इससे क्या होता है कि पूरा लेयर जो होता है उसमें जो लेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंटर लेयर का जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, जिससे कि नेटवर्क आसानी से कन्वर्ज हो जाता है और कम इपॉक्स में ट्रेन हो जाता है, ज़्यादा इजीली जनरलाइजेबल होता है और ओवरफिटिंग का चांसेस कम होता है। हम इसको रेगुलाइजर की तरह यूज कर पाते हैं। तो ये एक रीजन है, दिस इज द मेन रीजन। और दूसरा प्लस पॉइंट बैच नॉर्मलाइजेशन के साथ ये है कि जैसे हम यहाँ पर ये फंक्शंस को लगाकर डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं एक लेयर से दूसरे लेयर में, ये पार्ट डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल होने से क्या बेनिफिट होता है? डिफरेंशिएबल होने से ये बेनिफिट होता है कि जो भी इसमें लर्नेबल पैरामीटर्स होगा वो हर आइटरेशंस के साथ अपडेट होता है और हर बार ये मोर सोफिस्टिकेटेड डेटा नेक्स्ट लेयर में भेजता है, जो कि अगर कांस्टेंट होता तो शायद नहीं भेज पाता। अब है हम इस एल्गोरिथम पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि फॉरवर्ड पास में एक सिस्टम कैसे काम करता है। तो फॉरवर्ड पास में क्या करता है कि सपोज हमने इनपुट लिया मिनी बैच ऑफ साइज xm, m साइज का मिनी बैच का इनपुट लिया और हमारे पास दो पैरामीटर है गामा और बीटा, जिसको लर्न करना है। हमारा आउटपुट जो होता है वो यही फंक्शन जो होता है वो हमारा आउटपुट होता है, जिसमें गामा और बीटा दो लर्नेबल पैरामीटर होता है और बैच नॉर्मलाइजेशन फंक्शन होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मिनी बैच का जो होता है वो मीन निकालते हैं। वो मीन कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ बैच साइज है तो 1/m से डिवाइड करके और इनटू समेशन ऑफ i = 1 to m xi का समेशन करके हम इसका मीन निकाल लेते हैं। उसके बाद इस मीन का यूज करके हम यहाँ पर वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस के लिए भी सेम फॉर्मूला है, 1/m i = 1 to m xi - μv का होल स्क्वायर। ये वहाँ पर मीन है हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि हमारा वैल्यू एक सर्टेन रेंज में आता रहे। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि नॉर्मलाइजेशन के साथ यहाँ एक एब्सोल्यूट वैल्यू डाला गया है, जिसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है। इसका मेन रीजन ये है कि मतलब यहाँ पर डिवाइड बाय 0 का सिचुएशन नहीं आ पाए। तो नॉर्मलाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको अप्रोप्रिएट इनपुट के इसको अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो आउटपुट ये जनरेट हो रहा था ये वास्तव में गामा इंटू xi प्लस गामा इंटू x hat xi प्लस बीटा, जिसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं bn गामा बीटा xi। तो इस तरह से हमारा वो स्केल और शिफ्ट स्केल फॉर्मेट में हमारा बैच नॉर्मलाइजेशन फंक्शन जनरेट हो जाता है, जिसका यूज करके हम फॉरवर्ड पास करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम बैक पास करते हैं तो हमको ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होने का मतलब होता है जनरली डीप न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग में डिफरेंशिएबिलिटी और बैक प्रोपेगेशन को सपोर्ट करने का मतलब होता है, अगर कोई फंक्शन आपके बैक प्रोपेगेशन को सपोर्ट कर रहा है तो उस फंक्शन में जितने भी पैरामीटर है सभी विद रिस्पेक्ट टू लॉस डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑथर्स ने, पेपर के ऑथर्स ने, मैंने इस पेपर को शेयर कर चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस पेपर के ऑथर ने हर फंक्शंस का डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस किया पेपर में कि हर फंक्शंस डिफरेंशिएबल है। जैसे
लॉस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हेड आई, ये भी डिफरेंशिएबल है। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर बी आई जो हमारा वेरिएंस है वो भी डिफरेंशिएबल है। उसके बाद म्यू बी जो हमारा मीन है वो भी डिफरेंशिएबल है। एक्स आई जो है उसका भी हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। फिर गामा के विथ रिस्पेक्ट टू गामा भी हम डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू बीटा भी डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और सारे वैल्यू जो है वो मतलब कुछ पैरामीटर आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, वो मतलब नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इससे हमारा क्या बेनिफिट हो रहा है कि हर स्टेज में हम ज़्यादा मतलब हर स्टेज के साथ जो है हमारा लर्नेबल पैरामीटर अपडेट हो रहा है और मोर सोफिस्टिकेटेड डेटा नेक्स्ट लेयर में जा रहा है। और ये क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ आइटरेशंस को कम करने में भी हेल्प करता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा बैच नॉर्मलाइजेशन सिस्टम काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये बैच नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में ये जो सारा अरेंजमेंट है ये खुद ही एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे क्या है कि हम देखिए यहाँ पर हमारा मिनी बैच साइज का एक ऑर्डर जा रहा है x1 x2 xm ऐसे करके हमने ऑर्डर कर दिया है। तो ऑर्डर जाने से प्रॉब्लम क्या हो गया कि मतलब ऑर्डर हर बार जो नेक्स्ट ऑर्डर पे होगा उसके ऑर्डर पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर डिपेंडेंसी आ जाता है। तो ये एक इशू है। तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि हम सफल्ड बैच नॉर्मलाइजेशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें क्या आता है, बैच का साइज। अगर बैच का साइज बहुत छोटा है तो वो डेटा को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा, और अगर बैच का साइज बहुत बड़ा है तो वो कन्वर्ज ही नहीं होगा। मतलब दोनों ही केस में प्रॉब्लम है। जनरली क्या होता है कि बैच साइज अगर छोटे 16 से कम है तो ये सिस्टम काम ही नहीं करता है। ये एक जनरल मतलब ऑब्जर्व किया हुआ चीज है। अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम जिसको आप मेरिट्स भी डिमेरिट्स भी कह सकते हैं। जैसे आप इनपुट को डायरेक्टली यहाँ पुट करने की जगह पर आप एक बैच नॉर्मलाइजेशन फंक्शन से डालते हैं जहाँ पर कुछ लर्नेबल पैरामीटर्स है और जो कुछ कंप्यूटेशंस में भी स्पेस यूज करता है। मतलब एक एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन ओवरहेड का यूज होता है ट्रेनिंग के टाइम में। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि जितना भी आर्किटेक्चर जैसे कि RNN और GAN ये सारे आर्किटेक्चर के साथ ये हमारा बैच नॉर्मलाइजेशन सिस्टम काम नहीं करता है। अगर आप RNN का जो जैसे ब्लॉक आर्किटेक्चर है, इस ब्लॉक आर्किटेक्चर के बीच में अगर आप बैच नॉर्मलाइजेशन पुट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि सारा RNN का जो आउटपुट है, फाइनल लास्ट लेयर का जो आउटपुट है, उसको कुछ DNN के साथ पास करके या डायरेक्टली उसके बाद आप बैच नॉर्मलाइजेशन से पास करवा सकते हैं। तो लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमने नहीं देखा है। हाँ, इसके लिए क्या है कि आप रिकरेंट बैच नॉर्मलाइजेशन यूज होता है RNN के केस में। तो ये था कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स एंड इसका यूजेबिलिटी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा लेयर नॉर्मलाइजेशन, ग्रुप नॉर्मलाइजेशन और वेटेड नॉर्मलाइजेशन के बारे में, और साथ में ये भी बताऊंगा कि किसको कहाँ पर यूज करने से फायदा होता है और क्या हम नया कुछ सोच सकते हैं इस डायरेक्शंस में। मैं इस पर भी डिस्कस